तो में देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर रहे होते हैं, रिसर्च भी उस बारे में पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता कि क्या सही है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्योंकि हमने सिर्फ उतने ही दायरे में देखा होता है। अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ, मैंने आज तक जिस भी स्किन के हवाले से जितने भी ट्रीटमेंट्स मैंने लिए हैं, उनमें मैंने जहाँ तक मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत अच्छी क्वालिटी के ट्रीटमेंट्स ले रही हूँ, या मुझे लगता था कि जितनी भी मशीन्स हैं मैं एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, मुझे पता है इस मशीन के ये रिजल्ट्स हैं, इस मशीन के ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती हैं, और जब भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक इस तरह से कोई डॉक्टर आते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि आपने इन डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, आपने ये वाले ट्रीटमेंट्स नहीं लेने हैं, लेकिन एक साइड पर वही डॉक्टर्स कुछ इस तरह से होते हैं दूसरे जो उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से आपको अपना जहन क्लियर रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाइनीज़ मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, अभी भी अगर आप अपने स्किन पर पीलिंग्स वगैरह करवा रहे हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं ये ट्रीटमेंट्स। आज हम बात करेंगे मोटापे के हवाले से, जल्दी बीमारियां जो पैदा होती हैं उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह से, पहले की तरह, हमेशा की तरह। अच्छा डॉक्टर कंजा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपसे मैंने ट्रीटमेंट लिया है, बहुत बेहतरीन है। अभी 2 डेज़ ही हुए हैं, लेकिन 2 डेज़ के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है ना वो नज़र आ रहे हैं मुझे। और जो आपके पास मशीन्स हैं चिजल्स पे, वो मैंने लिटरली अभी तक जितना भी एक्सप्लोर किया ना, मैंने वो मशीन्स नहीं देखी हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो पक्के हो गए हुए हैं, ये करवाना है तो हाइड्रा के इतने स्टेप्स होते हैं, हमने कार्बन पील करवानी है तो वो मास्क लगना ही लगना है, और वो मशीन्स शायद इतना नहीं वो अच्छी तरह से होती है, तो हम ऊपर नीचे वो स्टेप्स करके ना हम ज़रा क्लाइंट को ज़रा कर रहे होते हैं, ये हमने स्टेप्स कर दिया, ये इस तरह से है। तो मार्केट में तो यही सब चल रहा है कि आप कहीं भी जाओ, कहेंगे आपको ये पीलिंग करवानी है, स्किन की लेयर जो है वो पील होगी, नई स्किन आएगी तो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? जी इकरा, पील्स बहुत अच्छी मोडेलिटी है, लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस का बात है, या जैसे हमारी स्किन टाइप की जैसे बात है, हम स्किन टाइप 4-5 में फॉल करते हैं, लाइक कि हम स्किन ऑफ कलर हैं। स्किन ऑफ कलर का ये मतलब है कि हमारी स्किन में पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से अगर आप कोई भी हार्श ट्रीटमेंट्स जिसमें पील भी एक ट्रीटमेंट है वो कराते हैं, तो उसके बाद पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइक 50 से 70% लोगों को पिगमेंटेशन आती ही आती है अगर वो हार्श पील्स की तरफ जाते हैं। तो मेरे तो क्लिनिक का रूल है कि नो पील्स एट ऑल। अच्छा, मैंने भी आकर आपसे यही कहा कि मुझे कोई पील्स कर दें आप, क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली शायद पील्स ही होती हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। जी ऐसे ही है, लेकिन पील्स बहुत अच्छी मोडेलिटी है, मैं फिर कहूँगी बहुत अच्छी मोडेलिटी है, लेकिन लाइटर स्किन कलर्स पे जिनकी स्किन बहुत गोरी है, जिसमें पिगमेंट नहीं है, वो पील्स लगाते हैं, उनकी स्किन में पोर्स का प्रॉब्लम हो, फाइन लाइंस का प्रॉब्लम हो, बड़ा अच्छा रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी लोग, साउथ एशियन लोग, हमारे अंदर पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, और हमारा धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हमारा वेदर थोड़ा हार्श है, तो हम क्या करते हैं, हम पील लगा के ज़ाहिर है हम 24 घंटे घर के अंदर थोड़ी रह सकते हैं, हमें बाहर भी निकलना है, अपने काम काज पे भी जाना है। तो पील के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पूरा हफ्ता आपका सन एक्सपोजर या हीट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो हम वो पोस्ट प्रोसीजर केयर उस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा वेदर इस तरह का है, तो उसमें हमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हमेशा रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मिलाजमा के लिए पील्स करा रहे होते हैं। नो डाउट मिलाजमा में पील्स का रोल है, ये लिटरेचर में मेंशन्ड है कि आप छाइयों को, पिगमेंटेशन को पील से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने इलाके को देखना है, अपने वेदर को देखना है, अपनी स्किन टाइप को भी देखना है। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारी स्किन टाइप में पील्स इतने कारआमद साबित नहीं होते, बल्कि उल्टा नुकसान ज़्यादा हो जाता है और छाई फैल जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने भी जितने भी क्लिनिक्स वगैरह पर देखा ना, एडवांस ट्रीटमेंट्स, एडवांस मशीन, मुझे सेम मशीन्स नज़र आई हैं, लेकिन अब भी जाकर मैंने एक मशीन जो है वो आपकी क्लिनिक पर वो एक्सप्लोर किया, मुझे लगा कि हाँ कुछ लेटेस्ट है, कुछ नया है। अब हम बात करते हैं मोटापे के हवाले से, जो स्किन कंडीशंस होती हैं बच्चियों को स्पेसिफिकली, या फिर जो बड़े भी होते हैं, वो क्या सामने आती हैं और उसके लिए कितना टाइम लग जाता है उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि वो मोटे लोग होते हैं, वो दोबारा से वो सब चीज़ें आ जाती हैं जितने भी ट्रीटमेंट्स करवा लें। जी इसमें चूँकि मैं अभी एस्थेटिक्स में ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन आता है, और लोग बार बार एक ही मसले के साथ आ रहे होते हैं, तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, डिस्कस करना। अक्सर लोग कहते हैं गर्दन काली हो गई, गर्दन काली हो गई, बगलें काली हो गई, इंटीमेट एरियाज़ काले हो गए, तो आते हैं अगेन ऐसे ही पील कर दें या कुछ ब्राइटनिंग लोशन दे दें, कुछ ऐसा कर दें कि ये बिल्कुल गोरा हो जाए। तो ये मैंने बहुत कॉमनली देखा है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ओवरवेट होते हैं या ओबीज़ होते हैं। तो ओबेसिटी के साथ जो सबसे पहली चीज़ आती है, आपकी गर्दन की स्किन जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है, वेलवेटी हो जाती है, और काली यानी कि थोड़ा सा डार्कर टोन्स में चली जाती है।
इस तरह आपके एरियाज़ जो हैं, इंटीमेट एरियाज़, बगलें काली होनी शुरू हो जाएंगी। आपके नकल्स, इवन नकल्स पे भी ओबेसिटी की वजह से डार्कनेस आना शुरू हो जाती है। तो इसका हल बिल्कुल भी पील्स या लेज़र्स या ब्राइटनिंग एजेंट्स नहीं है। इसका हल ये है कि अपना 5 से 10 kg वज़न कम करें तो आप देखेंगे कि वो स्किन की टेक्सचर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वहाँ से जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी खुद ही से। आप ऑल दो जितने मर्जी ट्रीटमेंट उसके ऊपर कराएंगे शायद वक्ती फ़र्क पड़े, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत कॉमनली, कल भी 2-3 लोग मैंने इसी चीज़ के देखे और उनको ये समझाना बहुत मुश्किल था कि ये आपके ओबेसिटी के साथ है, ये आपके वज़न के साथ, जैसे ही वज़न कम करेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बज़िद है कि आप हमारा कोई ट्रीटमेंट करें और उससे ये फ़ौरी तौर पे ठीक हो जाए, लेकिन वो टेम्प्रेरी मेजर होगा। हम ट्रीटमेंट कर भी देते हैं लेकिन वो टेम्प्रेरी होगा, आप बार बार पैसे ज़ाया करेंगे। अभी जैसे देखें ना, अभी गर्मियाँ गुजरी हैं, बरसात का भी महीना तकरीबन एंड होने वाला है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, रैशेज़ होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह से वो एरिया जो है वो ब्लैक टोन में जाना शुरू हो जाता है। नहीं, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। ये इसको हम एक कंडीशन कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, ये हमारी डॉक्टरी की ज़ुबान है। आप जब देखते हैं कि गर्दन का पिछला हिस्सा जो है वो ब्लैक होना शुरू हो गया और उसमें लाइंस होती हैं, थिकेंड स्किन होती है, थिकेंड होती है स्किन, और उसमें से हम उसको कहते हैं वेलवेटी टेक्सचर हो जाता है। ये एक कंडीशन है जो कि मोटापे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। वो बिल्कुल भी मैल नहीं है। अक्सर लोग उसको रगड़ते रहते हैं और स्किन डैमेज कर लेते हैं। फटकरी लगा, घर के ढेर सारे टोटके जो हैं वो अप्लाई कर। जी, तो इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, आप लिखेंगे इंटरनेट पे, गूगल करें एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक कंडीशन है जो कि मोटापे के साथ या समटाइम्स डायबिटीज़ के साथ लिंक्ड है। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो गई है, आपको नियर फ्यूचर में शुगर होने वाली है, डायबिटीज़ होने वाली है, तो उसके साथ भी आपको एकैंथोसिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसका हल सिर्फ वेट कम करना है और इसका कोई हल नहीं है। इसके अलावा अगर हम मोटापे पे बात करें तो जैसे अभी आपने रैश की बात की, तो चूँकि कुछ अक्लूडेड एरियाज़ होते हैं, बगलों का एरिया, बिकनी लाइंस, वहाँ पे अक्लूजन की वजह से ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस और रैशेस ये आना कॉमन चीज़ है। बरसात के मौसम में और बढ़ जाते हैं, लेकिन मोटे लोगों को मोटापे के साथ ये थ्रू आउट द ईयर भी चलते रहते हैं। तो उसके लिए कुछ रेमेडीज़ या कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो वो करवा सकते हैं जिससे वो बच तो ऑब्वियसली नहीं सकते हैं, वो सिर्फ लाइफस्टाइल या केयर ही है वो ही कर सकते हैं? जी, उसके लिए मेडिकेशंस ही हैं, ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको टॉपिकल मेडिकेशंस दी जाएंगी और उसमें से ऐसे एरियाज़ में से हवा का गुजर बहुत ज़रूरी है। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आप मतलब जिम करके आएँ या पसीना आ रहा हो तो ड्राई करें, कीप योरसेल्फ ड्राई। आपके इंटीमेट एरियाज हमेशा टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें, कुछ कपड़ा रख लें, एक तो उसे ड्राई रखें, फिर उनमें से हवा का गुजर लाजमी होना चाहिए, ठीक है, ये करें। और फिर कुछ हमारी एंटीफंगल, टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम्स होती हैं, एंटीबैक्टीरियल वॉशेज़ होते हैं, वो यूज़ करने से काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है। इस हवाले से कोई स्किन पर, चेहरे पर कुछ ऐसे निशान या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको लगता है कि ये ओबीज़ होने की वजह से है, कि हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से उनकी स्किन कंडीशन जो है वो कुछ भी करवा लें, कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी कर लें तो वो रहती है अक्सर? जी बिल्कुल, एक उसमें ये एकैंथोसिस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था ये, और दूसरा कुछ मोटापे के साथ और कुछ डायबिटिक पेशेंट्स में एक रेडनेस, एक सेंसिटिविटी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोटे लोगों की चीक्स बहुत रेड रहती हैं और हमें लगता है कि शायद वो गुलाबी सी चीक्स हैं उसकी वजह से। तो वो रूबियोसिस हम उसको कहते हैं। वो रेडनेस जो है वो पार्ट ऑफ ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और उसका भी, इन सब चीज़ों का अल्टीमेट ट्रीटमेंट वज़न कम करना है। इनके कोई ट्रीटमेंट्स नहीं हैं, हम कहें कि लेज़र से आप ठीक कर लें या टॉपिकल लगाने से ठीक कर लें। इनका इलाज सिर्फ मोटापे को कम करना है, और मोटापे को कम करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मोटापा चूँकि अब वबा बन चुकी है ना, तो उसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ इन्वेजिव हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव हैं, कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस आ चुके हैं। तो वो मोटापे का इलाज है, उनको प्लीज़ ऑप्ट करें, ताकि ये तो सिर्फ एक स्किन कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके जोड़ों के मसले, आपके कोलेस्ट्रॉल के मसले, दिल के मसले वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं ख्याल है मोटापे को कम करना इन सब चीज़ों का इलाज है। अच्छा, मोटापे की बात करें तो मैं सबको देख रही हूँ आज, जितने भी टीवी में आ रहे हैं, जितने भी अक्सर कुछ लोगों से मैं मिल रही हूँ, तो वो लीन होते जा रहे हैं, और ऐसे लीन हो रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कहाँ पे है फैट उनका ना, वो इतने एकदम से कोई कैसे लीन होता जा रहा है। वो कह रहे हैं हम 8 माह से डाइट कर रहे थे, मैंने 18 किलो निकाला है, और मैं तो 1 महीने से 3 किलो निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो इतना टफ हो रहा है। अच्छा, हम नेम्स डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जिनके आप इतने वेट लॉस देख रहे हैं वो बेरेटिक सर्जरी है। वो सब लोग सर्जरी करा रहे हैं, अपना स्टमक छोटा करा रहे हैं, लेकिन वो
वो भी टेम्परेरी है एक तरह से? टेम्परेरी नहीं है, बैरेटिक सर्जरी इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। अब जब आप जैसे आपने अदनान समी को देख लें, अदनान समी साहब ने डेफिनेटली एजाज देखे हैं आप उनको? हाँ अभी रिसेंटली मैंने उनको देखा और वो कह रहे हैं कि हमने इतने टाइम में इंडियन साइड पे अगर हम ना भी जाएं, अगर इनको ही देख लें, सवेरा नदीम को, तो ये सब मेरे ख्याल में बैरेटिक सर्जरी है और ये बिल्कुल भी डाइट और एक्सरसाइज नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह मत करें। जो एक्चुअल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो एक्चुअली इतना वर्क करते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। कुछ लोगों की ज़िंदगियां बड़ी ख़राब होती हैं इतने मोटापे की वजह से, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल पुअर होती है, और उनको फिर सोशल मीडिया पे आके ये बताना कि मैंने ये डाइट की थी और इससे मैंने इतना 18 kgs या 20-30 kgs गिरा लिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता है। डाइट और एक्सरसाइज से आप इतना वेट लूज़ नहीं कर सकते इतने कम अरसे में। उसके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्लीज़ लोगों को सही गाइड करें और उनको बताएं कि हमने ये ट्रीटमेंट्स कराए हैं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह से अच्छी गुजार सकें ना जैसे आप गुजार रहे हैं। और आप देखें ना, जो अभी लीन हो रहे हैं ना, सैगी स्किन ही नहीं है कहीं पे, मांस जो लूज़ हो जाता है, ये समथिंग चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पता लग रहा हो कि ये वेट लूज़ होने के बाद ये सब कंडीशंस हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। जी इकरा, उसका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किया जाता है। जब आप किसी को भी बैरेटिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी सजेस्ट करते हैं, उसके साथ साथ उनकी स्किन टाइटनिंग साथ ही शुरू हो जाती है, आपके एंटी एजिंग प्रोसीजर साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि आप बिल्कुल भी सैग ना करें। तो ये एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और बड़े महंगे प्लान्स होते हैं जो कि सब सेलिब्रिटी और इवन आम लोग भी ऑप्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वाकई में स्ट्रगल की है और वो 1 kg के लिए भी मुझे देखा है मैंने, उनको रो रहे होते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है और फिर 1 kg बढ़ गया है, या 600 ग्राम्स जो है वो उसको भी काउंट कर रहे होते हैं कि इतना है ये सब चीज़ें। तो आप उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगे जिन्होंने डाइट प्लान ये सब चीज़ें करके देख ली हैं? अब उनके लिए वाहिद हल या कंडीशन जो है ना, आप कहती हैं कि ये सेफ़ भी है और ये करवाना चाहिए? जी देखिए, इस पे डिपेंड करता है कि हम BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट कितना होना चाहिए। तो अगर आपका BMI 18 to 25 में है, यू आर आइडियल, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपका आइडियल वेट है। 25 से 30 तक BMI जो है ओवरवेट BMI है। ओवरवेट BMI में आप डाइट और एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं, और ये इतना सा वज़न ज़्यादा होता है जैसे 5 से 10 kgs, इसको आप बिल्कुल एक्सरसाइज और डाइट से वापस लेके आ सकते हैं अपने नॉर्मल रेंज के अंदर। लेकिन जैसे ही आप 30 BMI क्रॉस करते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आती हैं आपके बॉडी के अंदर कि आप डाइट और एक्सरसाइज से बहुत हेल्प नहीं ले सकेंगे। आपका मैदा बढ़ चुका होता है ख़ास साइज़ में, जब तक उसको छोटा नहीं किया जाएगा डेफिनेटिव सोल्यूशन नहीं होगा आपकी ओबेसिटी का। उसकी वजह ये नहीं है कि आपको खाना कम करना है, उसकी वजह ये है कि स्टमक का एक पोर्शन होता है जो एक ख़ास हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रेलिन। ग्रेलिन आपकी ओबेसिटी का हार्मोन है। आप जितना मर्जी कम खाना खा लें, वो ग्रेलिन वहाँ पड़ा हुआ है जिसने आपको ओबीज रखना है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करना है। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जब आप 100 kgs प्लस हो जाएं या आपका 30-40 kg ज़्यादा है, फिर आपकी डाइट और एक्सरसाइज इतना अच्छा काम नहीं कर पाती। हाँ, अगर आप बहुत लंबे अरसे तक 1 से 2-3 साल तक एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखें तो शायद आप कुछ बेनिफिट ले सकें। लेकिन आजकल ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि आप बैरेटिक सर्जरी का सहारा लें अगर आप बहुत ओबीज़ हैं, आपको साथ जोड़ों के दर्द शुरू हो चुके हैं, आपको डायबिटीज़ आ चुकी है, हाइपरटेंशन आ चुकी है, तो बैरेटिक सर्जरी एक परमानेंट और अच्छा सोल्यूशन है फॉर ओबेसिटी। जब हम नियर 30s में आ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म तो वैसे ही स्लो हो जाता है, आप डाइट भी कर रहे होते हैं, तो जो हम कह रहे होते हैं कि पहले 20s में जब होते हैं कि मैं इतने दिन डाइट नहीं करूँ तो मैं इतना kg आराम से कम कर लेती हूँ, किसी भी शादी से पहले हम आराम से वो वेट निकालें। लेकिन जैसे हम अर्ली 30s में आना शुरू हो जाते हैं या 30s के करीब होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो जाता है उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? देखिए, अब अगर आप आइडियल वेट के ऊपर हो या BMI आपका आइडियल ही है लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 kgs ऊपर नीचे हो जाते हो, तो यहाँ पे एक्सरसाइज और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आपने 20 मिनट्स की वॉक करनी है, डेली नहीं तो कहते हैं कि 3 to 4 टाइम्स अ वीक, ये मस्ट है। अगर आप ये करते रहेंगे और आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा और आप लो कार्ब डाइट पे रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होगा, या आपको अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो भी रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे, लाइक आपकी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, आप ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू कीप एन आई, क्योंकि हम समझते हैं कि हम हमेशा 20 साल वाले ही रहेंगे, हमारे सिस्टम्स एज कर रहे होते हैं और हम 35 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता ही होता है, इसीलिए हमारी पाउट बेलीज बन जाती हैं। तो इसलिए ये पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी लाइफस्टाइल में कि अब मैंने ज़रूर वॉक पे निकलना है, चाहे जितना मर्जी आपका स्केड्यूल बिजी है, तो वापस आके आपने 20 मिनट की वॉक लाजमी करनी है। खाना खा के बाहर निकल जाएं, जूते पहन के, जॉगर्स पहन लें और 20 मिनट वॉक करके आ जाएं, क्या जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है।
अच्छा, अभी मैं देख रही थी, जैसे मैं शगुफ्ता एजाज की एग्जांपल दे रही थी, ऐसे ही हमारी सेलिब्रिटी हैं, तो वो भी टीवी पे बैठ के ये कह रही थी कि मेथी दाने से वेट बहुत लूज होता है, रात को मेथी दाना भिगो दें, सुबह उठकर उसका पानी इनटेक करें। मेरी बहनों ने भी ये किया है, और ये सब चीज़ें ना, यही चीज़ें हम आकर प्रमोट कर रहे होते हैं और हम सब उसके पीछे लग गए होते हैं। और मुझे लगता है मेथी दाना बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा होगा, मेरी अम्मी समेत। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मेथी दाना और पता नहीं क्या क्या बहुत लीटर्स के हिसाब से पी चुके हैं, लेकिन कुछ अफाका नहीं होता। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइड से ही क्या करें। अगर आप अपना प्रोसीजर डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहते तो आपको मिसगाइड करने का कोई हक नहीं है लोगों को। बिल्कुल इस तरह से, और ऐसे होना चाहिए। लास्ट पे बच्चियों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है ना सबका बहुत ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है और वो भी उसी रेस में जा रही हैं। फास्ट फूड हो गया, वॉक का कोई कंसेप्ट नहीं है, फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। हम चलो कहीं ना कहीं चले जाते थे या खेल लेते थे, कहीं आना जाना था, अब बच्चियां बाजार तक भी नहीं जाती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीज़ें। उनको क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से वेट जो है बढ़ता जा रहा है उनका, और ये सब चीज़ें जो है लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अपनी डाइट पे फोकस करें। देखें कि आपके अंदर क्या जा रहा है, जो आपके अंदर जा रहा है वही आपकी स्किन पे नज़र आएगा, आपके बालों में नज़र आएगा। तो प्लीज़ हाई प्रोटीन डाइट लें। हाई प्रोटीन डाइट में अंडा आता है, चिकन आता है, चिक पीस, चने, आम चने, सफ़ेद चने जो हैं वो बहुत हाई प्रोटीन डाइट है। तो हाई प्रोटीन डाइट रखें। कार्ब्स को कम कर दें। कार्ब्स ख़ास तौर पे जिनकी बहुत फ़ाइन कार्ब्स हैं, जैसे जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, शुगर्स हैं, फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, ये बिल्कुल ख़त्म कर दें अपनी ज़िंदगी से। और प्लीज़ 20 मिनट की वॉक लाजमी करें। बच्चियां जो हैं उनका तो मैं कहती हूँ जवानी में तो आप 4 घंटे भी जिम करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम 20 4 घंटे या 1 घंटे नहीं कर पाते कोई भी। जी, टाइम कंस्ट्रेंट है ना, नहीं तो अदरवाइज़ आपके सिस्टम्स तो बहुत यंग हैं। तो आप कम से कम 20 मिनट की वॉक ज़रूर इनकॉर्पोरेटेड रखें, ताकि आजकल PCOS हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, और हमें पता भी है कहाँ से आ रहा है, लाइफस्टाइल से और हमारी डाइट से, इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ आप खाएं, ज़रूर खाएं। हफ्ते में 1 दफ़ा चीट मील आप ले सकते हैं, लेकिन वॉक ज़रूर करें। अच्छा डॉक्टर खंसा, लास्ट में मेरा एक सवाल है, मुझे अभी याद आया। आपके पास बहुत सारी बच्चियां आती हैं, ऑब्वियसली हर तरह की स्किन कंडीशन, हर तरह की बीमारियां लेके, उनके साथ उनकी मदर्स भी होती हैं। जी, तो जितनी भी मदर्स आती हैं वो आपके पास आने से पहले कितनी मदर्स हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवा चुकी होती हैं? नॉट रियली, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, कंसेप्ट ही नहीं है। और जब हम सिम्टम्स देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे बाल हैं चेहरे पे, एक्नी भी हो रही है, सर से बाल झड़ रहे हैं और वेट बढ़ता जा रहा है, तो ये 4-5 सिम्टम्स हैं जो टिपिकल सिम्टम्स हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, कि आप PCOS की तरफ जा रहे हैं या PCOS हो चुका है। लेकिन वो बज़िद होते हैं कि नहीं, आप सिर्फ हमारा हेयर रिमूवल कर दें लेज़र, बाकी हम दिखा लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन मैं ये बताती चलूँ कि आपके लेज़र हेयर रिमूवल सेशन ज़ाया जाएंगे जब तक आपको हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा। हम इधर से लेज़र से बाल उतारेंगे, अगले महीने वैसे ही थिक बाल निकल आएंगे। तो प्लीज़ पहले अपना हार्मोनल बैलेंस, और वो घर में ही स्टार्ट होता है। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे वॉक करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, शुगर्स एंड कार्ब्स निकाल दें। आपका जैसे ही 5 kgs रिड्यूस होगा, आप देखेंगे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाएं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट घर से शुरू होता है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, अगर आप डॉक्टर